खसलत किस तरह। भाई चाय बना दो, मेहमान आया हुआ है, असलम रहमानी ने फरीदा से कहा, जबकि आमिर का दिमाग अभी तक अचानक लगने वाले इस झटके से संभल नहीं पाया था। उसकी निगाहें अभी तक इस लड़की पे टिकी हुई थी, तुम्हें जिसकी उम्र शायद 30 को छू रही होगी, मगर उसने खुद को संभाल के रखा हुआ था। वो कहीं से 25 से ज़्यादा की नहीं लगती थी। लिबास की तराश खराश बेहद उम्दा थी और चेहरे की मुलायम जिल्द बता रही थी कि उसका खास ख्याल रखा जाता है। आमिर ने उसे गहरी निगाहों से देखा। वह बेहद जवान और हसीन थी, जबकि असलम रहमानी उसके सामने बूढ़ा नज़र आता था। उनके दरमियान उम्र की गहरी खलीज थी। पता नहीं उनकी शादी कैसे तय पाई होगी, मगर शादी के बाद जो कुछ हो रहा था वो आमिर के इल्म में आ चुका था। फरीदा के एक नहीं कई जगह मुशाके चल रहे थे। हसन को उसने अपनी जुल्फ़ों के जाल में कैद कर रखा था, जबकि सुहेल नाम के किसी आदमी के साथ दादे इश्क देते हुए उसे आमिर अपनी आंखों से देख चुका था। वो ख़ास दीदा दिल थी। सुहेल को अपने घर बुलाकर उसने अपने शोहर की आंखों में धूल झोंकी थी। ठीक है, मैं चाय लाती हूँ, फरीदा ने कहा और एक अचरती हुई सी निगाह आमिर पे डालकर किचन की तरफ चली गई। जी आमिर साहिब, असलम रहमानी ने खंखार कर गला साफ किया था। मुझे पता है आप बहुत दूर से इस छोटे से मसले को हल करने के लिए आए हैं। जी हाँ, मुझे आना पड़ा। रहमानी साहब, आपकी तरफ से कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिल रहा था, इसलिए पापा ने मुझे आपसे मिलने भेज दिया ताकि इस मसले को हम बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम से हल कर सकें। लेकिन मसला तो हल हो चुका है आमिर साहब। रहमानी ने जेब से महंगी ब्रांड का एक सिगरेट निकालकर सुलगाते हुए कहा। वो कैसे? आमिर उसकी सिगरेट को नापसंदगी से देखते हुए गोया हुआ। मैंने आपको बता दिया था फ़ोन पे भी कि वो प्लाट बेचने का इरादा मैंने तर्क कर दिया है, वो इत्मीनान से बोला। आमिर के माथे पर शिकन उभर आई। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे जिसके मुताबिक आधी रकम अदा की जा चुकी थी और कानूनी तौर पर हम इस जायदाद के मालिक बन चुके हैं। सिर्फ बाकी की आधी रकम की अदायगी बाकी है और फिर हमें कब्ज़ा मिल जाएगा। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। रहमानी ने जैसे मक्खी उड़ाई थी। जिस मुआहदे पर हमने दस्तखत किए थे वो मेरे पास है, जिसे मैं ज़ाया कर दूंगा, और आप लोगों ने जो रकम अदा की थी वो भी कुछ अरसे में आपको मिल जाएगी। अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। उसे सिगरेट के धुएं के मरगुले हवा में छोड़ते हुए कहा और आमिर को देखकर मुस्कुराया। ये वादा की खिलाफ वर्जी है। आमिर के हाथ सोफे के हत्थे पर सख्ती से जमे थे। इस अय्यार आदमी पर गुस्सा आ रहा था जो अपने अल्फाज से मुकर रहा था। बात सिर्फ प्लाट की नहीं थी, वो जगह इसके पापा के एक दोस्त की थी जिसे रहमानी ने ख़रीद लिया था। पापा इसमें मेरे पहले से दिलचस्पी रखते थे और रावी रोड की ये लोकेशन इन्हें बहुत पसंद थी। वादा खिलाफ़ी नहीं है आमिर साहिब, वो जगह मेरी है, मैं जिसे चाहूँ दूँ। आप छोड़ें, चाय पिएं, उसे कहा। फरीदा चाय लेकर लवाजमात भरी ट्रॉली धकेलती हुई अंदर आई थी और बर्तन मेज़ पर रखने लगी थी। ये वादा खिलाफ़ी ही है रहमानी साहब, कानूनी तौर पर हम ही इसके मालिक हैं, उसने तल्खी से कहा। उसका चाय पीने का बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन कानून को हमारे मुआहदे का नहीं पता ना। अभी तक हमने इसका कॉन्ट्रैक्ट की रजिस्ट्री अदालत में जमा नहीं कराई, इसमें आज ज़ाया कर दूँगा। आप चाय पिए, उसने कहा, मगर आमिर उठ खड़ा हुआ। फरीदा वापस एक दरवाजे की ओर में गायब हो चुकी थी। नहीं, मैं जा रहा हूँ, आप मेरी बात फिर से गौर से सुन लें। मैं बाद में कॉल करूँगा। मैंने काफ़ी गौर करने के बाद ये मुआहदा ख़त्म करने का सोचा है कि रहमानी बोला, लेकिन आप चाय तो पीते जाएं, मुझे अपनी खिदमत से यूँ महरूम ना करें। उसने खोखली मेहमान नवाजी का मुजाहरा करना चाहा, लेकिन आमिर बाहर जाने के लिए पर तोल रहा था। उसके इसरार के बावजूद वो बाहर निकल आया और गाड़ी स्टार्ट करके रोड पर आ गया। रहमानी से मिलकर उसकी तबीयत बदमिज़ा हो गई थी। वो हर सूरत प्लाट के डॉक्यूमेंट्स लेना चाहता था, वो उनकी प्रॉपर्टी थी। वो यहाँ प्लाट का मामला निपटाने आया था, मगर एक और रात से पर्दा पोश हो गया।
फरीदा को रहमानी की बीवी के रूप में देखकर उसे हैरत का धचका लगा था। वो जो कई कश्तियों की मुसाफिर बनी हुई थी। सबसे अहम बात ये थी कि हसन इस लड़की से शादी करना चाहता था। वो मुस्तकबिल के लिए मंसूबे बना चुका था। होटल की लॉबी में उसने आमिर को साफ अल्फाज में बता दिया था कि वो फरीदा से शादी करेगा और फरीदा को छोड़ देगा। अगर वो हसन को फरीदा की हकीकत बता दे तो शायद वो फरीदा पे लानत भेज देगा। आमिर ने सोचा, हो सकता है फरीदा की हकीकत जानने के बाद वो फरीहा को छोड़ने का इरादा भी तर्क कर देता। वो गाड़ी को कशीदा सड़कों पर दौड़ते हुए सोचता रहा। उसके जहन में एक मंसूबा बुनने लगा। लंच से ज़रा पहले वो घर आ गया था। फरीहा ड्राइंग रूम में सोफे पर दोनों पाँव ऊपर किए बैठी हुई टीवी देख रही थी। कोई सिंगिंग शो था कि आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। उसे आते देखकर वो मुस्कुराई और टीवी की आवाज़ आहिस्ता कर दी। वो उसके करीब आ बैठा और एक कुशन गोद में रखते हुए उसे देखा। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, टीवी देख रही हूँ। सुबह से घर के काम निपटाती रही, सफाई की, बर्तन धोए, खाना बनाया और अब फ्री होकर टीवी देखने बैठ गई। वो दिन भर के मसरूफियात गिनवाने लगी। आमिर दिलचस्पी से सुनता रहा। गंदमी रंगत के सादा से सूट में वो हस्बे मामूल बहुत प्यारी लग रही थी। बाल जोड़े की सूरत में पुश्त से थे। चेहरे मेकअप से आरी होने के बावजूद निखरा हुआ था और चुस्त सी कमीज बदन के उठान को थामे हुई थी। आपका काम हुआ कि नहीं? अब अभी नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा, आमिर ने यकीन से कहा। अगरचा रहमानी से मुलाकात हौसला शकन थी, मगर उसे यकीन था कि वो उससे अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवा लेगा, चाहे उसके लिए उंगली टेढ़ी ही क्यों ना करनी पड़े। अच्छा, आपने लंच नहीं किया होगा, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। वो सोफे पे से उठी और नाजुक पैर स्याह चप्पलों में और सदी हुई किचन की तरफ बढ़ी। टैब से हाथ धोए। तब तक फरीहा ने टेबल पर कई बर्तन सजाए थे और खाना प्लेटों में डालने लगी थी। खाने की खुशबू फैली थी। आमिर की भूख चमक उठी थी। वो कुर्सी खींचकर बैठ गया। तुम नहीं खाओगी? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा खाने को, वो उदास सी बोली। क्यों, क्या हुआ? वो चौंका। वैसे ही दिल नहीं कर रहा, आप खाएं। ऐसे नहीं चलेगा फरीहा, चलो आओ यहाँ और खाना खाओ मेरे साथ। वो उसे देखकर बोला, जो टेबल की दूसरी तरफ कुर्सी के पस पे हाथ रखे खड़ी हुई थी। हसन से बात हुई तुम्हारी? नहीं, वो सर झुकाकर बोली। आमिर के दिल पे चरका सा लगा। वो शायद अपने शोहर को मिस कर रही थी और उससे राब्ता ना करने पे उदास थी। उसे अपनी भूख गायब होती हुई महसूस हुई। तुम इस बात को कर लो ना, कहीं मसरूफ होगा वो काम के सिलसिले में, तभी राब्ता नहीं कर पाया होगा। तुम कॉल कर लो, वो उसके दिल रखने के लिए बोला। खुद को उसके दिल की हालत अजीब हो रही थी। ठीक है, करती हूँ। वो अपने रूम की तरफ चली गई और साका सी कुर्सी पर बैठा रहा। वो अपने सामने बड़े खाने की प्लेटों को देखता रहा, मगर भूख मर गई थी। कई बार भूख का सीधा सा ताल्लुक हमारे एहसास से होता है। गम और उदासी के लम्हों में भूख खत्म हो जाती है और इस पर भी अचानक से नूतियत से तारी होने लगी। ये ख्याल उसके लिए तकलीफदा था कि फरीहा हसन को मिस कर रही थी। चंद लम्हों बाद वो फ़ोन कान से लगाए अंदर आई। जी, वो यहीं मौजूद हैं, आप बात कर लें इनसे। टेबल के करीब आकर उसने फ़ोन आमिर की तरफ बढ़ाया था, जिसे उसने बुझे दिल से थाम लिया था। कैसे हो? हसन ने कहा। आमिर उसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगी। खैरियत से हूँ, तुम सुनाओ, कितने दिन रह गए हैं तुम्हारे कराची में? वो फरीहा को सुनाने के लिए बोला, जो कुछ बर्तन सिंक में डाल रही थी और करीब ही मौजूद थी। हसन कहकर लगाकर हंसना लगा था। एक ही दिन रह गया है, कल पहली फ्लाइट से आ जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने आ जाऊंगा, उसने दांत पीसते हुए कहा। उसने कहा। इस लम्हे फरीहा किसी काम से बाहर चली गई। उसके जाते ही आमिर उसे दबी जुबान में गाली दी थी। कहाँ अयाशियाँ कर रहे हो तुम? मुझे तुमसे अभी मिलना है, वरना अभी फरीहा के सामने तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दूंगा। अभी ना बताओ, उसे मैं बाद में खुद ही बता दूंगा, उसने ढठाई से कहा। बकवास ना करो, कहाँ हो इस वक्त? मुझे तुमसे मिलना है। सुबह भी मैं होटल आया था, तुम
स्टाफ को डिस्टर्ब करने से मना करके गए थे। उन्होंने मुझे तुम्हारे कमरे की तरफ आने नहीं दिया या शाम से पहले वहीं आ जाऊं। उसने कहा ठीक है, आमिर बोला और फ़ोन बंद कर दिया। इस लम्हे फरिया अंदर आई। अब वो कदरे पुरसुकून लग रही थी। वो कुर्सी खींचकर उसके सामने ही बैठ गई। खाना खाए ना, ठंडा हो रहा है, वो बोली और अपने लिए प्लेट में खाना डालने लगी। कुछ देर पहले वो कुछ भी खाने से इनकार कर रही थी, मगर अब टेबल पर आ बैठी थी। ये शोहर से बात करने के बाद हुआ था। आमिर ने बुझे दिल के साथ खाना शुरू किया और हर लुकमा उसे गल में अटकता हुआ महसूस हो रहा था। चंद लम्हे जहर मारने के लिए बाद उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो उसके सामने से उठ गया और रुगबत से खा रही थी। खाए ना, इतनी जल्दी उठ के वो आप हैरान हुई थी। हाँ, बस इतना काफ़ी है। वो उसे देखकर अनजानी सी अजियत महसूस कर रहा था। हसन का सलूक पहले भी फरिया से अच्छा नहीं रहा था, मगर वो उसके एक फ़ोन कॉल से मुतमिन हो गई थी। उसका दिल खून हुआ। जारी है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट लिखें। अपना ख्याल रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।